पूज्य बाबा जी को प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। जागृति के लिए अभ्यास, इस बिंदु पर मुझे बोलने के लिए पहले से बोला गया है था, तो मैं ये मान रहा हूँ कि उसी बिंदु पर मुझे बोलना है। जागृति के लिए अभ्यास को यदि मैं अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहूँ तो ये पूरी तरह मैंने बाबा जी से सुना है और मध्यस्थ दर्शन में पढ़ा है। उसमें मेरी जो भी स्वीकृति हुई है उसको आप लोग के सामने रखूँगा। जागृति के लिए अभ्यास को दो भागों में देख सकते हैं, एक तो अनुभव होना और दूसरा अनुभव को प्रमाणित करना। तो अनुभव होने के लिए एक अभ्यास है और अनुभव को प्रमाणित करने के लिए एक अभ्यास है। तो अनुभव होने के लिए जो प्रमाण है, जो अभ्यास है, उसमें पहला चरण तो शास्त्राभ्यास है, जो वाङ्मयों को पढ़ना है, व्यवहार अभ्यास है और कर्माभ्यास। और इस क्रम में अनुभव है और अनुभव के बाद उसको प्रमाणित करने के क्रम में चिंतनाभ्यास है, व्यवहाराभ्यास है और कर्माभ्यास है। तो अनुभव गामी विधि और उसके बाद अनुभव मूलक विधि, अनुभव मूलक विधि से जो जागृति का प्रमाण होता है। तो जागृति शब्द में ये दोनों चीज़ें, अनुभव होना भी और अनुभव का प्रमाण होना भी, दोनों चीज़ें आती हैं। यदि हम शास्त्राभ्यास की बात करेंगे तो शास्त्राभ्यास में कुछ बहुत ही निश्चित बिंदु हैं जो स्पष्ट होना आवश्यक है। वो स्पष्ट हुए बिना शास्त्राभ्यास की बात होती नहीं। तो उसमें सबसे पहला बिंदु है कि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है और ये व्यापक और इकाइयाँ दो प्रकार की इसमें वस्तु है, कोई तीसरी प्रकार की वस्तु नहीं है। ये चीज़ एक स्पष्ट होना है। व्यापक ज्ञान है, व्यापक चेतना है और व्यापक ऊर्जा है। ये दूसरी बात इसमें स्पष्ट होना आवश्यक है। तीसरी बात गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, ये तीन बिंदु हैं। ये तीन बिंदु गठन पूर्ण, परमाणु में गठन पूर्णता होती है, वही गठन पूर्ण परमाणु फिर आगे जागृत होता है और उसी में फिर आगे जागृति पूर्णता होती है, जिसको क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता के नाम से हम लोग अभी सुन रहे हैं। चौथे बिंदु में मानव में संस्कार अनुषंगीयता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्पष्ट होना आवश्यक है शास्त्राभ्यास के साथ ही। इसके बिना शास्त्राभ्यास नहीं हो सकता पूरा। तो एक निष्कर्ष ये होना ही आवश्यक है कि मानव संस्कार अनुषंगी। इसके पूर्व जीव जो हैं, जीव अवस्था वंशानुषंगी व्यवस्था में जीते हैं और उसमें जीने की आशा है। तो जीव अवस्था को भी दो भागों में हम पहचान सकते हैं। एक जीव तो वो है जो जीव शरीर के साथ है, जीवावस्था का एक भाग वो है जो मेधस तंत्र से ही संचालित है और उसमें जीवन नहीं होता है। और दूसरी भाग जिसको हम कह रहे हैं कि जीवावस्था में मेधस तंत्र से संचालित है और साथ में उसमें जीवन भी है। तो जब ऐसे जीवावस्था की ऐसी इकाइयाँ जिसमें जीवन नहीं है और वो मेधस तंत्र से संचालित है, तब भी उसमें चारों विषय, आहार निद्रा आदि चारों विषय उसमें होते हैं। तो वो पूरी तरह मेधस तंत्र से नियंत्रित एक प्रक्रिया है जिसमें ये चारों विषय होते हैं। और जब समृद्ध मेधस हो जाता है इसी प्रकार के शरीर में, तो उसको जीवन चलाता है और उस जीवन चलाते समय जीवन उस शरीर से तदाकार हो जाता है और तदाकार होने के पश्चात वो चार विषय को स्वीकार लेता है और यही जीने की आशा है। तो चार विषय पहले भी होते थे, वही चार विषय में उसी शरीर से, उसी प्रकार के शरीरों से और मेधस तंत्र के द्वारा हो जाते थे और जीवन आने के बाद भी उतना ही रहता है। जीवन उसको स्वीकारता है, इससे अधिक उसमें कुछ होता नहीं। ये चार
बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में हमारे निष्कर्ष पूर्ण हो जाने चाहिए, और यही शास्त्राभ्यास का अर्थ होता है। पूरी तरह निष्कर्ष हमारा इस पक्ष में हो जाए। इसमें एक बहुत ही आवश्यक चीज़ मुझे समझ में आती है कि ये बात स्पष्ट होना आवश्यक है कि ये भौतिकवादी कोई विचारधारा या जीवन शैली नहीं है। क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि जब मैं एक प्रकार की पढ़ाई से निकल के आया वहाँ, तो मेरा एक सोचने का ढंग बना हुआ था। वो सोचने का ढंग पूरी तरह भौतिकवादी विधि से पूरी प्लान्ड तरीके से ज़िंदगी को जीने का होता था। प्लानिंग तो मेरे सीमा तक सही है, लेकिन जब मैं दूसरे की भी प्लानिंग करता हूँ वहाँ सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि दूसरे का मूल्यांकन फिर मैं करता हूँ। और मशीनों का मूल्यांकन तो कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य का मूल्यांकन उस विधि से होता नहीं। तो जिस ढंग से प्लानिंग हम करते थे पहले भौतिकवादी विचारधारा के आधार पर, वो यहाँ काम नहीं करती है। दूसरी बात और देखा कि आदर्शवादी विधि में प्लानिंग जैसी चीज़ें होती नहीं हैं। तो इन दोनों से हटकर यदि हमारे मन में ये बैठता है कि ये एक अलग ही विचारधारा है, तब इसके प्रति हमारा निष्कर्ष ठीक बन पाता है, और तभी अध्ययन के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शास्त्राभ्यास अध्ययन का पूर्व भूमि है। शास्त्राभ्यास में केवल निष्कर्ष बनते हैं कि ये चीज़ें ठीक है और ये चीज़ें हमारे अनुभव में आएंगी और इस विधि से आएंगी। तो शास्त्राभ्यास के बाद का जो दूसरा चरण है वो व्यवहार अभ्यास है। व्यवहार अभ्यास एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और जो हमारी स्थिति होती है हम उससे कुछ अधिक स्थिति को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मानव में व्यवस्था है। इसीलिए जिस मानव को अनुभव नहीं है वो भी अनुभव तक पहुंच सकता है। यही क्रम है और यही अध्ययन विधि की महिमा है। तो पहले सबसे पहले निष्कर्ष हो जाए, उस निष्कर्ष को हम जीने का प्रयास करें, जीने के प्रयास करने के फल में फिर अनुभव है। तो ये दो चरण हो गए, निष्कर्ष हो जाना और निष्कर्ष के बाद जीना, और जीने के क्रम में व्यवहार अभ्यास और कर्माभ्यास। तो व्यवहार अभ्यास में जब हम आगे आते हैं तो व्यवहार अभ्यास पूरी तरह संबंधों के आधार पर जीने का अभ्यास करना है। इसी को हम दूसरी भाषा में और भी कह सकते हैं कि स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार और संबंधों के रूप में जीना। ये पूरा कार्य यदि कर पाते हैं तो ये व्यवहार अभ्यास होने लगता है। व्यवहार अभ्यास में हम जब यहाँ जी रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जो छोटा बच्चा है, कोई 2 वर्ष का, वो मेरे से कोई चीज़ सुनने को तैयार नहीं है, न वो हमसे भी अधिक विकसित से अधिक आयु से सुनने को तैयार है। वो 4 साल के बच्चे से सुनता है, उसका वो अनुकरण करने लगता है, अनुसरण करने लगता है। 4 साल वाला 8 साल वाले का, 10 साल वाले का करता है। तो इस क्रम से हम देख पाते हैं कि हर व्यक्ति किसी न किसी का अनुसरण पूर्वक लगा हुआ है, और उस व्यक्ति के भी अनुसरण हर आयु में कोई न कोई करता रहा है। तो ये एक इतनी महत्वपूर्ण बात है कि हर समय हम या फिर किसी चीज़ को दूसरों को अनुकरण करने के लिए, अनुसरण करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, या फिर वो गलत है या वो सही है, और साथ में हम उसको अनुसरण कर भी रहे हैं। हो सकता है वो गलत है या हो सकता है सही है। तो इस प्रकार के क्रम में सभी लोग होते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, सभी इसी क्रम में होते हैं। तो अनुकरण और अनुसरण की जो प्रक्रिया है, इसी में सही चीज़ों को कर पाने की हमारी चीज़ें स्पष्ट होती है। तो शास्त्राभ्यास कर लेना एक भाग है, उसमें हम निष्कर्ष को पा जाते हैं, लेकिन जब हम व्यवहार अभ्यास में आते हैं तो वहाँ पर वास्तविक विवेक की ज़रूरत पड़ती है। वो विवेक केवल तर्क नहीं है, फिर तर्क यहाँ काम नहीं करता है, क्योंकि जब हम व्यवहार करते हैं वहाँ बिल्कुल अलग प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। तो ये विवेकोदय होना ही वास्तव में व्यवहार अभ्यास का फल है। विवेकोदय हुआ, उसकी पुष्टि भी उसी में होती है। तो मैंने अभी आपको निवेदन किया कि छोटे बच्चे भी बड़े बच्चे के अनुसार चलते हैं, और इस ढंग से एक पूरी श्रृंखला बनी हुई है। इस विधि में जैसे मैं एक पिता के रूप में देखता हूँ, तो मेरा एक दायित्व और कर्तव्य दोनों हो जाता है कि अपने संतान को मैं
आगे की दिशा में मार्गदर्शन दूँ। मार्गदर्शन देता हूँ वो मेरी मान्यता के आधार पर होता है और कई बार उसको मैं नियंत्रित करने लगता हूँ। तो ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है कि उसको मैं नियंत्रित कितना करूँ और कितना स्वयं से बढ़ने दूँ, क्योंकि परंपरा में और भी बहुत सारे प्रभाव हैं। उस प्रभाव से बचाना भी है, अच्छे प्रभाव की तरफ उसको गतिशील भी करना है, और जो चीज़ें दूसरी प्रकार की चीज़ें उसमें कोई चीज़ करने के लिए प्रवृत्ति है उसको भी मुझे देखना है। तो यहाँ पर विवेक की बहुत आवश्यकता महसूस होती है कि नियंत्रण किस सीमा तक अपने बच्चों को भी मैं करूँ। तो व्यवहार अभ्यास में ये एक बहुत ज़्यादा सोचने की बात होती है और ये मुझे सबसे सूक्ष्म लगता है। जो सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद इससे अधिक मुझे सूक्ष्म ये भाग लगता है। इससे अधिक जो जिम्मेदारी मैं और समझता हूँ कि जैसे मैं कुछ समय पहले जीने के लिए तैयार हुआ, इस प्रकार की चीज़ों को जीऊँगा, तो उस समय बाबा जी के पास आ गया। ये निर्णय लेने के बाद, बाबा जी के साथ रहने के बाद कुछ दिनों में लोगों ने ऐसा मान लिया कि मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब लोग स्वतः ही मेरा बहुत अधिमूल्यन कर लिए। इस अधिमूल्यन का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, हम कितना भी कह लें नहीं पड़ता है, मेरे ऊपर तो पड़ता था। तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हम होते हैं और हम दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, और ये एक प्रकार से अधिकार आ जाता है, हम दूसरों को और अधिक नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें गलती की अधिक संभावना है और इसमें सही की भी बहुत अधिक संभावना है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने पूज्य बाबा जी को देखा है कि वो ये घोषणा तो करते थे कि मैं सब समझ गया हूँ, मैं समझदार हूँ, लेकिन उनके सामने कोई व्यक्ति आता था तो हमेशा ये मान के करते थे व्यवहार उनसे कि मैं तो समझदार हूँ और आप भी समझदार। तो कोई कोई उसको स्वीकार लेते थे कि वो भी समझदार हैं और बाबा जी भी समझदार हैं, और उनके बीच में वार्तालाप होता था। अधिकतर लोग तो हाथ जोड़ देते थे कि बाबा जी हम समझदार नहीं हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, और भी नीचे की बातें करते थे। तो बाबा जी बातचीत को वहाँ समाप्त कर देते थे कि समझदार होना तो चाहते हो, तो मैं समझदार हूँ और आप समझदार होना चाहते हो, इसके आधार पर आप बातचीत होगी। मैंने कभी भी नहीं देखा कि बाबा जी किसी को उससे नीचे ले गए, उससे नीचे कभी भी नहीं ले गए जहाँ पर वो मानसिक दबाव में आ जाए, नियंत्रण में आ जाए। तो एक बहुत बढ़िया उन्होंने सूत्र दिया कि न किसी से एहसान लेना है, न किसी को एहसान में दबाना है। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं मैंने व्यवहार में उनसे देखा। और शिविरों में हम किसी को डायरेक्टली कुछ नहीं बोल पाते हैं तो हम एक फ्रेम बना के उसको घेर देते हैं, और वो धीरे धीरे वो हमारे ढंग से सोचने लगता है। तो व्यवहार में जो सबसे बड़ी जो कमियां होती है, मुझे यही लगता है कि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, आयु बढ़ती जाती है, हमारे पास नियंत्रण के अधिकार बढ़ते हैं और फिर वो व्यवहार अभ्यास को नष्ट कर देता है। तो व्यवहार में जैसे ही हम संबंधों को पहचानते हैं तो संबंधों में पूरकता है, और इस पूरकता में विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता है, और वो शुद्ध तर्क नहीं है। और वो मुझे जो अभी तक लगा है कि वास्तव कठिनाई तो इस समय जीने में मेरे लिए भी यही है कि विवेक को किस ढंग से हम पहचाने जाए। तीसरी बात, कर्माभ्यास के रूप में, कर्माभ्यास जो भी हैं, एक तो उत्पादन संबंधी चीज़ें हैं, सेवा संबंधी चीज़ें हैं, और तीसरी बात विनिमय संबंधी थोड़ी सी बातें। तो कर्माभ्यास के रूप में हम सभी लोग अधिकतर यही सोच रहे हैं इस समय कि हम कृषि को कर लें, क्योंकि उसमें कम से कम हमको प्राकृतिक अपराध करना पड़ेगा, ये मान के करते हैं। और दूसरी जो तकनीकी संबंधी काम करने के लिए बहुत बड़े उद्योग लगाने पड़ेंगे, आज ये स्थिति आ गई है, जिसके लिए बहुत बड़ा एक धन की भी आवश्यकता है और बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षित लोगों की भी आवश्यकता होती है, और खूब लंबे समय का काम होता है।
तो ये वाली भाग जो है जागृति के लिए, जो अभ्यास के क्रम में हम जब व्यवसाय में जाने की बात करते हैं, कर्माभ्यास की बात की जाने करते हैं, तो वहाँ अभी हम लोगों को सम्मिलित रूप में भी सोचकर कुछ अवसर को ढूंढने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग इस कर्माभ्यास में और अधिक सफल हों। तो मेरी ये अभी तक अपेक्षा बनी है। तो इतनी ही बात आप लोग के सामने निवेदन करना चाहता था। प्रणाम।